प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक संगठन क्या 2023 की तरफ बढ़ चले हैं? बीजेपी दफ्तर में शुक्रवार को सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम पदाधिकारियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संवाद किया और दूसरी लहर में केंद्र राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जनता तक पहुंचाने की बात कही। लेकिन इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 3 साल बाद सभी कार्य समिति सदस्यों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। जाहिर है नगरीय निकाय उपचुनाव और 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की तैयारी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरे भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे इमिनेंट पर्सन्स पूरे मध्य प्रदेश के तो अलग अलग प्रकार से लोग इसमें सम्मिलित होंगे। कोविड के इस महामारी के संकट में भी योगा का अपना एक महत्व साबित हुआ है, तो इसलिए इस दिशा में हम बहुत नीचे तक योगा के प्रति जागरूकता लोगों में आए। 24 जून को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यसमिति होगी। ये कार्यसमिति आभासी यानी वर्चुअल होगी, तो वर्चुअल प्रदेश कार्यसमिति हमारी 24 तारीख को होगी। बात बीजेपी की ही नहीं, कांग्रेस में भी बदलाव की तैयारी है। 24 जून से पीसीसी चीफ कमलनाथ मैराथन बैठकें करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के आने की चर्चा है। यानी कांग्रेस भी चुनावों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। 24 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन के बाद चर्चाएं होंगी। 2-3 दिन जब वो 4 दिन रहेंगे। ये हाईकमान को बता दिया गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बड़ी जंबो हो गई, इसको भंग करके एक तदर्थ समिति बना दे। नई ऊर्जावान लोगों के कुछ नाम पहले एक तदर्थ समिति बन जाए, उसके बाद फिर हम अलग अलग जिलों अलग अलग संभागों से उन लोगों को छांट के इसमें समाहित करेंगे। कोविड महामारी की दूसरी लहर समाप्ति के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। 24 जून को दोनों दलों की बैठक है और प्रयास यही होगा कि अपने अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाए, जिसके लिए अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। लेकिन इस सक्रियता को देखकर क्या ये माना जाए कि अब 23 की तैयारी? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है 23 की तैयारी। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या 2023 के लिए दोनों दल कस रहे हैं कमर? क्या कमलनाथ फूंक पाएंगे कार्यकर्ताओं में जान? चुनाव के लिए चिंतन मनन में दिखेगी कांग्रेस की एकजुटता? क्या बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस करेगी खुद को एक्टिव? इन्हीं खास बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और यह पहली दफा होगा जब एक ही तारीख में दोनों दलों की बड़ी बैठकें होने जा रही है और ये तारीख है 24 जून। 24 जून से पहले भारतीय जनता पार्टी 21 को एक बार अपनी ताकत दिखाएगी। उसमें सरकार और संगठन दोनों वैक्सीनेशन को लेकर एक महाअभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के मंत्री, सरकार के लोग अपने तरह से काम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ संगठन भी हर बूथ तक पहुंचने की तैयारी में। उसके बाद योग दिवस और तमाम तरह की चीजें दिखाई देंगी। यानी सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती अन्य कार्यक्रमों के जरिए अब कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर दिया जाए। लेकिन उससे बड़ी बात 24 को दिखेगी, जब दोनों दल अपनी अपनी बैठकें कर रहे होंगे। एक तरफ कार्य समिति से बात कर रहे होंगे वीडी शर्मा जी और संगठन के लोग, तो दूसरी तरफ कमलनाथ होंगे, वो अपने लोगों से बात कर रहे होंगे। लेकिन जो चर्चाएं दिखाई दे रही है, हो सकता है कि कमलनाथ पीसीसी भंग करने की बात भी कह दी। तो फिर नए चेहरे कौन से होंगे? और यदि नए चेहरे या नई तैयारियों में दोनों पार्टियां लगी है, तो क्या ये कहा जाए तैयारी 23 की? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे रामकृष्ण दोगने जी, कांग्रेस की विधायक, पूर्व विधायक, आपका भी स्वागत है। और रंजन जी जुड़ रहे हैं, रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, ये एकदम बड़ी तेजी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में। यूं तो आप हमेशा एक्टिव मोड पर रहते ही हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री जी की बात हुई अलग अलग विधायकों से, मंत्रियों से,
और अब 1-to-1 चर्चा का दौर जारी है। दूसरी तरफ संगठन भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय या उपचुनाव और फिर 23 की तरफ आप लोग बढ़ चले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की बैठकें, कार्य समिति, ये सब एक अनिवार्य कार्य पद्धति का हिस्सा है। हम लगातार बैठकें करते हैं। हमारे बारे में कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बैठकें होती है, कार्यकर्ताओं के साथ बहुत संवाद होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम वर्ष भर कई सारे कार्यक्रम करते हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों के लिए 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में एक बार हमारी कार्य समिति की बैठक होती है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और फिर मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक वो कार्यक्रम जाते हैं। उन कार्यक्रमों को हम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक बात है कि पिछले 3-4 माह में कोरोना के कारण संगठन से लेकर सब गतिविधियां ठप हो गई थी। पूरा पार्टी संगठन, पूरे कार्यकर्ता, पूरे जनप्रतिनिधि कोरोना से जनता की जान बचाने में लगे हुए थे और इस दौरान भी लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी से, सबसे कार्यकर्ताओं का संवाद हो रहा था। क्योंकि कोरोना काल से पहले दिसंबर जनवरी के माह में कई जिलों के अध्यक्ष हमारे निर्वाचित किए गए, कई जगह पर जिला कार्यकारिणी बनी और कई जगह मंडलों में टीमें बनी। इन सबका कोरोना के कारण जो वास्तविक काम शुरू होना था वो नहीं हो पाया। इसलिए अब संगठन के जो आगामी कार्य योजना है उसके तहत सभी कार्यक्रमों को हम बूथ स्तर पर करेंगे। अभी हमारा योग दिवस का कार्यक्रम है, मीसाबंदियों का सम्मान है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम मनाएंगे, इसके अलावा वृक्षारोपण करेंगे और भी कई सारे कार्यक्रम हमें संगठन के द्वारा दिए गए हैं। तो हम इनको करेंगे। हम 12 महीने तैयार रहते हैं, 12 महीने एक्शन मूड में रहते हैं। तो ये क्या माना जाए कि रिचार्ज किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को अलग अलग कार्यक्रमों की मार्फत? देखिए, कार्यक्रम तो वर्षभर होते हैं, कोई नए कार्यक्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर पखवाड़े के 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के कार्यक्रम दिए जाते हैं और हम कार्यकर्ता उनको करते हैं बूथ स्तर पर। इसलिए कोई मैं इसे विशेष आयोजन या विशेष कोई अभियान नहीं मानता। ये वर्ष भर चलने वाली गतिविधियां, लेकिन चूंकि संगठन में कई नई नियुक्तियां हुई है प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, इसलिए एक बार नीचे तक पूरी सरसराहट हो जाए ताकि हमें आने वाले समय में और जो चुनौतियां आने वाली है उनके लिए कार्यकर्ता तैयार रहे। जी। तो ये कोई विशेष आयोजन या प्रयोजन नहीं है, हम वर्ष भर ऐसा करते रहते हैं। रामकिशोर जी, आशीष जी कह रहे हैं कि सरसराहट हो जाए थोड़ी सी, लेकिन आपके यहां भी कहा जा रहा है कि सारे बदल डालेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी संगठन के काम है, कामों को भी चालू रूप से चालू रहते हैं और हमेशा होते आते हैं। अभी भी वही जो हमेशा मीटिंग, कोरोना काल से मीटिंग नहीं हो पाएगी तो इसलिए मीटिंगें हो रही है। बिल्कुल कांग्रेस मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। उसका संगठन कार्यकारिणी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी कार्यकारिणी है, तो उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, नई नियुक्तियां कर सकते हैं। तो ये सब चीजें चल रही है संगठन में, क्योंकि 2023 में ताकत से लड़ेंगे। और भाजपा का अगर देखें, ये आशीष जी, हमारे आशीष विधायक जी बोल रहे हैं, आशीष शर्मा जी बता रहे हैं ना कि हमारी मीटिंगें चल रही है। तो मीटिंगों में आपने देखा होगा मनीष जी। हेलो जी मनोज जी, आपने देखा होगा मीटिंगें माननीय मुख्यमंत्री जी की अलग चल रही है और अध्यक्ष जी की अलग चल रही है। अध्यक्ष जी अपनी मीटिंगों में अलग कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, वो मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही, तो कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसमें सोचने की बात है। आपने देखा है आपका नजरिया थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी हो सकता है, आपका नजरिया गलत हो सकता है। मिल के आए हैं मुख्यमंत्री जी, अभी प्रधानमंत्री जी से मिल के आए हैं। तो ये सब चीजें खिचड़ी पक रही है, दोनों अलग होना चाहिए। संगठन दोनों एक ही आदमी के पास थे। देखिए सत्ता संगठन अलग अलग है, पर अलग अलग मीटिंगें जो चल रही है ना, ये क्या निर्देश दे रही है, ये देखने की बात है। आपके अलग सिंधिया काम चल रहा है, सिंधिया जी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता की तरह सामने बैठते हैं पार्टी अध्यक्ष के। आशीष जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक साथ बैठते हैं। सुनो तो मेरी बात तो सोनिया गांधी ऊपर की कुर्सी पे बैठते हैं, प्रधानमंत्री नीचे बैठता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सर्वोपरि है, संगठन मजबूत चलता है। आप अभी समझो तो सिंधिया जी जो गए हैं आपके यहाँ भाजपा में दूध में नींबू जैसे है। आप आगे देखो तो जाके क्या क्या होने वाला है। आगे चुनाव तो है, आपके पंचायत के चुनाव, आपके नगर पालिकाओं के चुनाव तो आने दो,
कितनी टिकट मांगते हैं, आप क्या दोगे, कैसे करोगे, पूरा हिस्सा मांगते अरे हैं। हम सब दे देंगे, कांग्रेस से इसलिए तो गए हैं। हम सब दे देंगे। तो सिंधिया जी के कार्यकर्ता कहां से दे देंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। दमोह चुनाव जो हुआ, दमोह चुनाव में आपकी क्या हालत हुई वो पता कर लो ना। आपके वो जयंत मलैया जी के साथ क्या हुआ। चलिए बात याद रखेंगे, एक मुहावरा याद रखना है, गाने की लाइन, लम्हों ने कथा की थी और सदियों ने सजा पाई है। कांग्रेस को सदियों तक भुगतना पड़ेगा। भाई आशीष जी ऐसी बात मत करो। 70 साल में कांग्रेस ने देश का विकास किया, सरकारें चलाई है। अभी 7 साल ही हुआ आपको सरकार में आए, फिर बड़ा भरा टाइम नहीं हो गया है, इसलिए इसके घमंड की बात मत करिए। आने वाला समय जो है, आने वाला समय कांग्रेस का है। और कांग्रेस आपने कोरोना में क्या किया है, ये मैं लौट रहा हूँ, किसानों के साथ क्या किया, लौट रहा हूँ रोजगार की लौट रहा हूँ। रामकिशोर जी, सब चीजों को समझे, लौट रहा हूँ, जनता सब सबक सिखाएगी। चलिए सब मुझे लग रहा है, देख के लग रहा है, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि 23 की तैयारी में दोनों लग गए और दिखाई भी दे रहा है। रंजन जी, ये जो दोनों वर्सेस आप देख रहे थे, आशीष जी वर्सेस दोगने जी, तो क्या लग रहा है आपको कि 23 की तैयारी की तरफ ये लोग बढ़ चले हैं? तैयारी हो गई है और अभी और ज्यादा गर्मी देखने मिलेगी। जो विषय है आपका बड़ा अच्छा विषय है मनोज जी। देखिए, बीजेपी कार्य समिति बन चुकी है और एक पहला बैठक होगा कार्य समिति का। जाहिर है इस समय भाजपा या कांग्रेस एकदम बीच में खड़ी है। 18 में चुनाव हुआ था और 2.5 साल बीत गए हैं और चुनाव की दृष्टि देखा जाए मनोज जी तो केवल 1.5 साल बचा है पार्टी के पास, क्योंकि अंतिम साल तो मुख्य चुनाव का होता है। तो इस लिहाज से भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, नंबर 1। दूसरा कि कांग्रेस में भी कार्यकारी बननी है। जैसे बातें आ रही जम्बो कार्यकारी रहेगी, कितने यूथ रहेंगे, कितने एक्सपीरियंस में रहेंगे, देखना बाकी है। लेकिन अगर कांग्रेस के पार्ट पे इतना लेट होगा उतनी परेशानी पार्टी को होगी। उसका कारण क्या है मनोज जी? 2018 को छोड़ दिया जाए, मतलब उसको देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो अब कोरोना काल में चल रहे हैं हम लोग। पार्टी को अगर गांव-गांव घर-घर पहुंचना है तो नई चैलेंज है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने की तो भविष्यवाणी हो चुकी है। और जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता मनोज जी, तब तक के कोरोना की जो थर्ड लहर है, तीसरा जो वेव है, वो आ ही सकता है। और जिससे अल्लाह खुला है और भीड़ भाड़ दिखाई पड़ रही है, तो बहुत ये आशंका बलवती है कि आने समय में ये बहुत ही दिक्कत वाला है। तो चाहे पार्टी हो, चाहे हम लोग कोई कॉमन मैन हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि लोगों तक पहुंचना, पार्टी की नीतियों को पहुंचाना, या अगर सत्ता पक्ष में है तो गवर्नमेंट की जो सरकार की नीतियां पहुंचाना, क्या काम और उसको पहुंचाना, दोनों के लिए चैलेंजिंग है। तो ज्यादा समय चाहिए दोनों पार्टी को। फिर बूथ लेवल कमेटी बनाना, बूथ को एक्टिव करना, बहुत सारे काम है वो अभी हो पाएंगे। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि कब कार्य समिति बनानी उनको है, कितना उसमें उसका कंपोजिशन क्या रहेगा। दोनों जो कमलनाथ जी हैं, क्या दोनों पद लेकर चलेंगे, एक ही पद रहेगा, या फिर अगले चुनाव को लेकर के कोई नया नेता लाएंगे? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष जी। पहले आप लोग जब चुनाव लड़े 2018 में तो कोविड से आपकी दूरी थी, कोविड नहीं था हम लोग के बीच में, लेकिन उसके बाद सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, बाद में फिर आप वापस आ गए, पर कोविड ने बहुत सारी चीजें बदली है। तो क्या ये नए चैलेंज के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे ले रही है? क्योंकि बूथ तक पहुंचने की तैयारी आप हमेशा करते रहे, लेकिन इस बार कुछ चीजें बदली सी नजर आ रही है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार समय और तकनीक के हिसाब से अपने आप में सुधार किया है। आज हमारे पास बहुत सारे जिलों में कार्यालय हैं। वर्चुअली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उन कार्यालयों में बैठकर सीधे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं। हमारे आईटी सेल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक सीधे संवाद कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको करना है। इन बदली हुई परिस्थितियों में हम कैसे पार्टी संगठन का काम भी लगातार कर सकें, पार्टी को अपने क्षेत्र में मजबूत कर सकें, बूथ पर मजबूत कर सकें, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पिछले 1 वर्षों से कर रहे हैं। पिछली लहर में के बाद भी हमने किया और इस लहर के बाद भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आई तो उस दौरान भी हम कैसे संगठन की गतिविधियों को चला सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह प्रशिक्षित है।
नहीं, लेकिन इसमें क्या ये माना जाए कि दमोह के उपचुनाव के बाद से जो जीत कांग्रेस ने हासिल की है, एक नया चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई दिया, क्योंकि संगठन की गतिविधियां बदली है और दूसरी तरफ सरकार की गतिविधि बदली बदली सी नजर तो आ रही है। देखिए, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। हम स्थानीय कारणों से दमोह का चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर है और कांग्रेस चुनाव जीत गई। इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस बहुत शक्तिशाली पार्टी हो गई पूरे प्रदेश स्तर पर। आने वाले जितने भी चुनाव आने वाले हैं, अभी 3 विधानसभाओं के उपचुनाव होना है, लोकसभा का उपचुनाव होना है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से लगे कि हम किसी हार से निराश नहीं होते और किसी जीत से ज्यादा उत्साहित नहीं होते। लेकिन हमारा संगठन ही हमारी जान है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मेरे ख्याल से किसी राजनीतिक दल के पास इतना अच्छा कार्यकर्ता नहीं है जिसके बारे में हमारे नेता और हमारे पूर्वज कह के गए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, जो तन मन धन तीनों लगा के भारतीय जनता पार्टी को सींचता है। तो ऐसे कार्यकर्ता के कारण ही हम धरातल पर बहुत मजबूती के साथ खड़े, और ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए कांग्रेस कमजोर है। लेकिन वो जिक्र कर रहे थे इस समय दोगने जी, सिंधिया जी का जिक्र भी कर दिया और वो नींबू और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल दिया, वो आप समझ पाए कुछ? मैंने कहा तो सही, सिंधिया जी इनको रोज सपने में आते हैं, कमलनाथ जी से लेकर तो दिग्विजय सिंह जी तक, कि लम्हों ने खता की थी और सदियों तक सजा पाना पड़ेगी। अगर उस समय सिंधिया जी को ये बराबर सम्मान दे देते, उनकी बात मान लेते, तो हो सकता है कि ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब हो गया तो उसका मलाल तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है। दोगने जी, मलाल से बाहर आइए, और जो जिस तरह से बूथ तक जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अभी तो आप कह रहे हैं कि संगठन में अब बदलाव होगा, आपके पीसीसी चीफ जैसा कहा जा रहा है कि पूरी डिसॉल्व करने वाले हैं आप आपके संगठन को। तो सवाल यह है, एक तरफ संगठन आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अभी यही तैयारी चल रही है कि कैसे हम संगठन को मजबूत करें। पुराने लोग हैं जो पहले से प्रभारी और सब चीजें बने हुए, जिलाध्यक्ष बने हुए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आशीष जी कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन बेच रहे थे इनके कार्यकर्ता, रेमडेसिविर बेच रहे थे कार्यकर्ता, बेड उनको अस्पताल के बेड को बेच रहे थे कार्यकर्ता। तो ये ऐसे काम कर रहे थे कार्यकर्ता, जमीनी काम कौन सा कर रहे थे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन सप्लाई किए लोगों को, निःशुल्क ऑक्सीजन दिए, निःशुल्क मशीनें दिए हैं, और भी बहुत सारे जगह जगह साधन उपलब्ध कराए लोगों को। तो वो काम कर रहे थे, सेवा नहीं कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे आपके कार्यकर्ता, और वही उसी में। लेकिन इसको समझा पाने में कांग्रेस सफल हो पाएगी क्या? कांग्रेस कह तो देती, बाद में नजर नहीं आती ना। बिल्कुल सफल है, जनता के बीच में कांग्रेस है और जनता के बीच में रही है। और आपने देखा पिछला चुनाव जो 18 का चुनाव है, कांग्रेस ने जीता था, जनता ने बहुमत भी कांग्रेस को दिया था, पर इन्होंने लूटपाट करके बहुमत को ले गए हैं, तो वो भी जनता समझ रही है। नहीं, बाद में तो उसी जनता ने क्लियर कर दिया था कि आप इस योग्य नहीं थे, 28 लोगों को आपने खड़ा किया। जी मनोज जी, सरकार का असर इन्होंने दिखाया है, सरकार का असर दिखाया है, इसलिए यह स्थिति बनी है। उसके बाद आपने देखा ये दमोह वाला चुनाव, कितनी सरकार किस तरह से लड़ रही थी चुनाव, उसके बाद भी जनता ने इसको दिखा दिया, और 17,000 मतों से दिखाया। 2, 4, 5 हजार की बात होती तो हम मान लेते, 17,000 से हराया, तो जनता कौन से इनके पक्ष में है। और आगे आने वाला समय है, आपने देखा है, लोग पैदल चले हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिले, अस्पतालों में सुविधा नहीं मिली, रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे, किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, 3-3 बिल जाके उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं और जमीनी लेवल पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और भाजपा ने क्या किया उसको पूरा स्पष्ट करेंगे। हमारे कार्यकर्ता संगठित है, संगठन का थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पुराने कार्यकर्ता तो है ना, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पुराने नहीं, बड़े-बड़े कार्यकर्ता, आपके बड़े-बड़े नेता लड़ रहे हैं। वो अरुण यादव अपनी बात कर रहे हैं, अजय सिंह जी अपनी बात कर रहे हैं, और फिर बंद कमरे में मुलाकातें चल रही। बीजेपी बंद कमरे में मुलाकात करती है तो आप कुछ नहीं, बहुत सारी बातें कहते हैं, आप क्या होते तो फिर। देखिए, भाजपा में कौन सा ठीक चल रहा है, मैंने बताया था आपको कि अध्यक्ष जी अलग मीटिंग कर रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो वी.डी. शर्मा जी अलग मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अलग मीटिंग कर रहे हैं, उनको दिल्ली भागना पड़ रहा है। तो जो पहले जो दूसरे दलों में होता था वो इनके साथ हो रहा है, भाग रहे हैं दिल्ली भोपाल, तो वो स्थिति तो चल रही है। उसके साथ तीसरे मैंने बताया सिंधिया जी का, सिंधिया जी तीसरे आ गए हैं, और ये कैलाश विजयवर्गीय अलग चल रहे हैं,
नरेंद्र सिंह तोमर जी अलग चल रहे हैं, तो सब अपना अपना चल रहे हैं। अभी पता लगेगा आपको आने वाले समय में कि क्या स्थिति बनना है। और कांग्रेस के पक्ष में जनता पहले भी थी और अभी भी जनता को दुख है कि कांग्रेस की सरकार चलेगी नहीं तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाती, तो वो दुख भी है। इसके साथ वो इस बात को है। बीजेपी समझ रही, इसीलिए तो बहुत तेजी से तैयारियां शुरू कर दी है। रंजन श्रीवास्तव जी, शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को, बीजेपी में हड़बड़ाहट है। रंजन जी, क्या बीजेपी इस बात को समझ रही है कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होंगे, चाहे नगरीय निकाय हो या 3 उपचुनाव जो होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, ये सब एक अलग तरह का चैलेंज होगा। दमोह के बाद परिस्थितियां बदली है और कोविड ने भी परिस्थितियां बदली है, तो क्या इस बात को भांप पाने में बीजेपी अभी हाल में जिस तरह से मीटिंग का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, या अलग अलग कार्यक्रमों के मार्फत लोगों के नजदीक पहुंचने की जो बात कही जा रही, बीजेपी समझ रही है इस बात को? मनोज जी जी देखिए, दमोह को आप बोल सकते हैं कि स्थानीय कारण थे, लेकिन अगर सेम रिजल्ट अगले 3 विधानसभा चुनाव में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर वो रिजल्ट आता है, देखिए माना जाता है मनोज जी, अगर सरकार आपकी है तो मुख्यतः बाईपोल सरकार के मतलब रूलिंग पार्टी के फेवर में जाता है। ये ज्यादातर नहीं होता है, इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। लेकिन अगर दमोह को आप एक्सेप्शन अपवाद मान लें, लेकिन अगर वही सेम रिजल्ट अगले जो 3 विधानसभा है उस वहां पे आ जाए, लोकसभा में पार्टी ये बात नहीं बोल सकती कि स्थानीय कारण थे, तो जाएगा कि आपको कहीं ऊपर देखना पड़ेगा मैक्रो लेवल पे कि पार्टी में कमी क्या है या सरकार और संगठन में वहां पे तालमेल का अभाव तो नहीं है। क्योंकि सरकार जब चुनाव होता है, जब आप सरकार सत्ता में होते हैं मनोज जी, तो सरकार चुनाव लड़ती है, पार्टी तो सहयोग करती है। जो सरकार की नीतियां होती हैं, उसके जो प्रोग्राम होते हैं, स्कीम्स होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितना जनता को फायदा पहुंचा पाए आप, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को या जो महिलाओं को, वो कितना प्रभावी है, तो यह देखना होगा। तो जाहिर है चिंता का माहौल इसलिए है कि अगर फिर से वही रिपीट हो गया दमोह का, तो बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। फिर नगरीय चुनाव की बात है, आगे है पंचायत चुनाव है, तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है मनोज जी। जो आपका सवाल था मैं वही समझ सकता हूँ। मेरा समझ जो आप जो यही है कि पार्टी में जो लेकिन कांग्रेस भी खासी उत्साहित नजर आ रही है दमोह के बाद से। कई दफा ज्यादा उत्साह भी बड़ा नुकसान पहुंचा देता है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कांग्रेस को कि एक सीट जीत गए और हम लोग बड़े हो गए? क्योंकि अभी तो पीसीसी भंग करने की बात भी चल रही, कब भंग होगी, कब नए लोग आएंगे और बीजेपी इतने दिनों में आगे निकल जाएगी। देखिए मनोज जी, एक बात तो मैं कहूंगा, बीजेपी का एक कार्य पद्धति है, वो लगातार चुनाव के मूड में रहते हैं। उनकी मशीनरी है, उनकी मीटिंग फिक्स होती है, लगातार कार्य चलता रहता है। कांग्रेस में ऐसा कल्चर अभी नहीं है और आना बाकी है। दूसरी बात क्या है, बीजेपी जो नेतृत्व है उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं रहता है, कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा, किसका क्या रोल रहेगा। कांग्रेस में बड़ी अभी विवादों की स्थिति है, क्या कमलनाथ दोनों पद पे रहेंगे, एक पद लेंगे, अगले चुनाव में कौन लीड करेगा। क्योंकि मनोज जी इसमें कुछ मैं 2 मिनट टाइम दूंगा आपका जी। 2003 में राधा किशन मालवीय प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, चुनाव लड़ा गया। 8 में पचौड़ी साहब आ गए, ब्राह्मण फेस थे, राधा किशन मालवीय दलित फेस थे। फिर 2008 में सुरेश पचौरी आ गए, फिर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, फिर सीट बढ़ी थी। 13 में कांतिलाल भूरिया को लाया गया, जो ट्राइबल फेस थे, वो भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। फिर अरुण यादव ओबीसी फेस को लाया गया, लेकिन उनका जब तक वो अगले चुनाव में आते, मतलब लीड करते, कमलनाथ को लाया गया। तो कभी पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। तो देखना यह है कि 2023 में क्या कमलनाथ को पार्टी रिपीट करेगी या दूसरे किसी नेता को लाएगी, ये पार्टी में चर्चा का विषय है। जो एक ही अंतर है पिछले नेताओं में, इनमें एक ही अंतर है कि जो पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके समय सफलता नहीं मिली थी, कमलनाथ के समय में सफलता मिली है। लेकिन कमलनाथ की जिस समय 77 हो चुकी होगी, दिव्या सिंह 77 साल के हो चुके होंगे, तो क्या इन पे पार्टी अपना लेकर चलेगी आगे, इनके कंधों पे अपना बोझ रखेगी या किसी और को लाएगी, यह पार्टी में बहस का विषय है मनोज जी। जी, चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यही सब बातें नजर आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत 23 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों ही दल 24 तारीख को एक बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में क्या निकलकर सामने आता, बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि बूथ तक पहुंचने की तैयारी है, उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम दिखाई देंगे। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी दमोह से सबक लेकर एक अलग तैयारी में नजर आने वाली है? और जो अलग अलग तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश की सियासत में चल रही है, या बीजेपी इसको भी भांप रही है? क्योंकि खुद नड्डा जुड़े थे आज,
दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यही मानना है कि यदि युवाओं के हाथ में कमान दे दी जाए तो शायद और ऊर्जा से हम काम कर पाएंगे। पर क्या ऐसा होगा या वही चेहरा कमलनाथ का नजर आएगा? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।